and welcome to Magnet Brains Hindi Medium and Adbhut Batch. My dear class 10 students, hope you all are doing absolutely amazing. सब बहुत ही बढ़िया होंगे and ready हैं आज के सेशन के लिए जिसमें हम बात करेंगे हमारी क्लास 10th की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनके NCERT सॉल्यूशंस की. We have already done the explanation and summary of this chapter. Now it's high time कि भाई हम हमारी जो NCERT में जितने भी सवाल है now सभी स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन रहता है कि चैप्टर तो समझ आ गया, now ऐसे कैसे हम आंसर दे सकते हैं so that we can score good marks. तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की and I would suggest you all to keep your NCERT books and a notebook with you. Let's begin with the class NCERT solution. अब solution तो सबको चाहिए जीवन में, तो क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं मैं बता देती हूँ आपकी सुविधा के लिए. आपके NCERT बुक का पेज नंबर भी मैंने यहाँ दे रखा है. एवरी टाइम आई टेल यू बिकॉज देखो हमें हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, राइट. सो यू गाइज आर इन क्लास 10th. अभी हमारा गोल क्या है? अभी हमारा गोल है हमारे 10th की बोर्ड्स, isn't it? तो उसके लिए एवरी टाइम आई से बोर्ड्स के लिए NCERT इज योर गॉड, राइट. सो कीप इट विद यू एवरी टाइम. जब भी यहाँ पे भी मेरे साथ पढ़ रहे हो निकाल के रखा करो, क्वेश्चन देखा करो, आंसर अच्छे से नोट किया करो. ऐसा नहीं है मैम सुना रही है हम सुन रहे हैं आंसर. डू नोट देम डाउन, डू टेक स्क्रीनशॉट्स, राइट, सो दैट बाद में आप उन्हें फिर से समझ के जो है रिवाइज कर सकते हैं. सो नाउ विल कम टू पेज नंबर 18, दैट इज ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. आप देखोगे यहाँ पे ऊपर ओरल कॉम्प्रिहेंशन. ओरल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब तो एक्चुअली होता है कि आपसे जो नहीं, ओरल मतलब बोल के जो सवाल पूछे जाए, बट अगेन ऐसा तो अभी एग्जाम होते नहीं है ओरल वाले, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो सकता है आपको 1 मार्क में या 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं. तो पहला सवाल क्या है? Where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? तो ये थोड़ा आपसे मतलब जनरल सा क्वेश्चन है ये. पहला क्वेश्चन तो Where did the ceremonies take place? यानी according to this lesson, नेल्सन मंडेला जहाँ पे आपको पता है ना जो उनको फ्रीडम मिली थी साउथ अफ्रीका की, पूरी अपन ने बात करी थी, राइट. तो वो सेरेमनीज कहाँ पे होती हैं? अब आपको हिंदुस्तान के हिसाब से, अब जिसको भी पता हो, सैंडस्टोन बलुए का पत्थर ऐसे कहते हैं उसे, है ना, जहाँ तक मुझे पता है सैंडस्टोन से. तो आपको ये बताना है अगर आपको पता हो कि इंडिया में ऐसी कौन सी पब्लिक बिल्डिंग, पब्लिक यानी जहाँ पे लोग आम जनता आ सकती है, चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, राइट. तो ऐसी कोई बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन से बनी है. ओके अगर आपको खुद पता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन सी द आंसर. सो यहाँ पे अकॉर्डिंग, पहला क्वेश्चन का मैं उत्तर दूंगी अकॉर्डिंग टू द लेसन पूछा है. तो लेसन के अकॉर्डिंग वो सेरेमनी कहाँ हुई थी आजादी की? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया which were attended by dignitaries and leaders of many nations. यानी वो जो सेरेमनी थी वो कहाँ पे हुई थी, किसके कैंपस में? यूनियन बिल्डिंग के कैंपस में. कौन सी जगह? प्रेटोरिया. व्हाट इज प्रेटोरिया? प्रेटोरिया क्या है भाई? प्रेटोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, प्रेटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का कैपिटल है. इसलिए यहाँ की जो यूनियन बिल्डिंग है यहीं पे इन्होंने जो है आजादी का महोत्सव मनाया था और देश विदेश से बड़े बड़े नेता, यू नो, डिग्निटरीज यानी दिग्गज लोग वहां पे आए थे. नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट का हम आंसर देंगे. इन इंडिया, हिंदुस्तान में, राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. अगर आप कभी भी इन जगहों पे गए हो तो आपने देखा होगा ये दोनों जगहें जो है किससे बनी है? रेड सैंडस्टोन से बनी है. ओके, इज इट क्लियर? किसी को पहले से पता था तो बहुत ही अच्छी बात है. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. देखो मैं हमेशा से, हम लोग बहुत साइड रहते हैं क्या कि आप लोग चाहो तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइट, एंड देन लेटर आप उस स्क्रीनशॉट से नोट डाउन कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन बिटवीन द लाइन्स क्वेश्चन है. तो जिसने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ, मैंने लाइन टू लाइन NCERT की जो है आपको डिटेल्स बताई थी. तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि 10 मई को ऑटम डे, ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़ का जो होता है ना महीना, तो ऑटम डे, उसे ऑटम डे कैसे कहा जा सकता है साउथ अफ्रीका के लिए? तो आप याद कीजिए ऑटम डे का मतलब क्या होता है बेसिकली, जैसे ऑटम के टाइम में क्या होता है, पत्तियां आपने देखा है मस्त येलो कलर की हो जाती है, एक बहुत ही प्यारा सा मौसम हो जाता है, बहुत ही आप कह सकते हो लाइवली सा, एक खुशी का माहौल. तो 10 मई को ऐसा क्या हुआ था कि हम कहीं साउथ अफ्रीका में ऑटम डे है? तो वी ऑल नो कि 10 मई को क्या हुआ था, जो है साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, राइट, एंड वहां का जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला, राइट. तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी. दे गॉट एक्चुअली, उनको एक्चुअली फ्रीडम मिल गई, राइट, आजादी. सो
एज साउथ अफ्रीका इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, मे फॉल्स इन द ऑटम सीजन। तो हम क्या कहते हैं, मे इस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, ऑटम सीजन में फॉल करता है। तो 10 मई को क्या मान लिया गया वहां पे, ऑटम डे। इसका एक और रीजन भी हो सकता है, दो रीजन देखो, एक तो साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर, ये हम कौन से सेक्शन में चले गए, ये हम चले गए थोड़ा ज्योग्राफी सेक्शन में, ठीक है। एक तो इसका इस वे से आंसर दिया जा सकता है, और अगर पूछे चैप्टर के हिसाब से तो आप, अब मैंने पर्पसली यहाँ पे आगे आंसर इंक्रीज नहीं किया है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको पता है मैम को पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये तब की कंडीशन है जब मान लो आपको ये क्वेश्चन आ रहा है 1 मार्क में, ठीक है, आपसे सिर्फ ऐसे ही पूछ लिया कि क्यों माना गया ऑटम डे, आप यहाँ पे उनकी ज्योग्राफी बता दोगे, भाई साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर इधर आता है, तो यहाँ पे ऑटम सीजन चल रहा होगा, तो 10 मई को हम ऑटम डे मान सकते हैं। दूसरा रीजन क्या कह सकते हो, अगर ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया गया तो आप यहाँ पे बता सकते हो ऑल्सो साउथ अफ्रीका गॉट इट्स फ्रीडम, ओके, ऑन 10th में। Therefore हम क्या कह सकते हैं, that day felt like an autumn day, autumn day जैसा लगा होगा, यानी that is autumn day क्यों लगा होगा, that is the day was filled with happiness। ये कब करोगे मैं बता रही हूँ, 1 मार्क के क्वेश्चन में मत कर देना इतनी डिटेल, ठीक है। 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन आए तब आप डिटेल को और एक्सपैंड करोगे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन सेंस, है ना। कॉमन सेंस कब होती है, जब हमें पता है कि भाई क्वेश्चन कितने मार्क का आ रहा है, उस हिसाब से हम आंसर को ऊपर नीचे करेंगे। अब क्योंकि ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन था तो 1 मार्क में यूजुअली पूछे जा सकते हैं, लेकिन इन एनी केस कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम अगर होता है मैम ये वाले क्वेश्चन भी ज्यादा मार्क में आ गए तो हम क्या लिखेंगे, तब आप चीजों को और डिटेल में बताओगे। क्लियर है भाई, चलिए नेक्स्ट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस एंड व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। तो मंडेला जी की पूरी स्पीच हमने देखी थी, है ना, जितनी चैप्टर में दी गई थी, तो उन्होंने बताया था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर्स आपको पता है ना क्या होते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो आ गया, डिजास्टर है, लेकिन यहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकदम ही अलग ह्यूमन डिजास्टर की बात करी गई है ना, और उनका क्या मतलब था इससे। दूसरी चीज ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट क्या है वो भी आपको बताना है। तो एक ही सवाल में काफी सारे पार्ट हैं, अपने को याद रखना है, वी हैव टू आंसर ईच पार्ट, किसी पार्ट को खाना नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर एग्जाम में आपको पूछा गया है तो ईच पार्ट कंटेन्स मार्क्स। चलिए तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन डिजास्टर वाली बात से कि बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। ऑलरेडी ये वर्ड मैं बता चुकी हूँ, बिल्कुल दिल और दिमाग में इसे घुसा लो, है ना, अपार्थाइड, अपार्थाइड, ओके। प्रोनाउंसिएशन भी मैं चैप्टर पढ़ाते टाइम बता चुकी हूँ, थ का साउंड नहीं आता है, यूजुअली ट का साउंड आता है, अपार्थाइड, अपार्थाइड। तो अपार्थाइड कैसा सिस्टम होता है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसपे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी इंसान की रेस, उसके रंग के आधार पे, कौन सी प्रजाति का है वो, उसके आधार पे भेदभाव या पक्षपात किया जाता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को अपार्थाइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसे कहा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड, कि साउथ अफ्रीका में ये जो कालो गोरो यानी श्वेत और काले लोगों का जो चलता था कि श्वेत जो है अपने आप को हायर मानते थे, है ना, और जो है ब्लैक पीपल को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते थे, तो ये सब चीजें जो हैं अपार्थाइड हैं और एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर है, यार डिजास्टर से कम नहीं है। अर्थक्वेक में क्या होता है, धरती हिलती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लोग परेशान होते हैं, वैसे ही अपार्थाइड भी एक ह्यूमन डिजास्टर ही है ना, कि अगर आपको कोई दूसरा इंसान चैन से जीने नहीं दे रहा है, आपको इक्वल राइट्स नहीं दे रहा है, यू डोंट हैव द फ्रीडम टू स्पीच, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये भी एक डिजास्टर से कम थोड़ी ना हुआ, राइट। नाउ ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक्स सफर्ड अ लॉट। देखो पढ़ने में कभी कभार ना चीजें बहुत आसान लगती है, लेकिन होता है ना जो इंसान खुद भुगतता है उनकी कहानी अलग है। तो यहाँ पे वही है कि उस टाइम में रेशियल का मतलब क्या होता है, रेस के आधार पे सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन यानी होता है बट जाना, सेग्रीगेट यानी होता है बट जाना,
ऑन कलर, किसके आधार पे? मात्र स्किन के रंग के आधार पे। और इस वजह से जो ब्लैक पीपल थे, जिनकी स्किन का कलर ब्लैक था, उन्हें बहुत ज्यादा सफर यानी बहुत ज्यादा सहना पड़ा था। They were not allowed to demand freedom or any right, और उन्हें ये भी हक नहीं था कि वो अपनी आजादी को डिमांड कर सके, कोई राइट ले सके, राइट। Mandela himself did spend many years on infamous Robben Island as a prisoner, where he was beaten mercilessly. Now, again, this information is something additional. Okay, if you want, you can put it. Otherwise, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिसको थोड़ी additional information सुननी है, तो नेल्सन मंडेला, because he himself was black, है ना, तो उनको खुद जो है एक रॉबिन, मतलब क्या करते थे ये लोग, जो लोग आवाज उठाते थे ना, those who were like, होते हैं ना एक रिवोल्यूशन लाने वाले लोग, कि लोगों को अच्छा करना चाहे, तो ये लोग क्या करते थे, उन्हीं को ठग डाल देते थे किसी दूसरी जगह पे। तो एक रॉबिन आइलैंड, आइलैंड मतलब क्या हुआ, आसपास भाई आपका पानी ही प्रेजेंट होगा, राइट। तो उन्हें एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में वहां डाल दिया गया था। एंड बीटन मर्सीलेसली, मर्सीलेसली का मतलब होता है बेरहमी से, मतलब इतनी आसान नहीं थी आजादी, है ना। 27 हमें 30 साल अराउंड जो है मंडेला जी वो भी रहे थे जेल में। He considered it as great glorious human achievement, यानी ये लास्ट में जो है glorious human achievement क्या कहा है उन्होंने, that a black person became the president of a country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly। मतलब ये लास्ट में glorious human achievement क्यों कहा है, क्योंकि एक ऐसा देश जहां काले लोगों को जीने ही नहीं दिया जाता था, फ्रीडम मतलब वो बोलने की भी फ्रीडम नहीं थी कि ढंग का वो उनको कमाई मिले, नौकरी मिले, खाना पीना मिले, उतनी फ्रीडम नहीं थी, उनको दब के चलना पड़ता था। और आज वो एक दिन है जहां पे वो जो है फर्स्ट ब्लैक पूरे कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए थे, राष्ट्रपति, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, राइट। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, what does Mandela thank the international leaders for? मंडेला ने इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय जो लोग आए थे, बड़े बड़े नेता आए थे दूसरे नेशन से, उन्हें थैंक किस चीज के लिए, यानी उनका आभार क्यों प्रकट किया? अब यहाँ पे दो चीजें होती है, देखो बहुत बेसिक सी बात है, अगर आपके कंट्री में कोई दूसरे लीडर्स आ रहे हैं तो आप उनको थैंक करोगे ना, राइट। आप उनको बताओगे कि आप लोग आए हैं, तो आप साक्षी बने हैं इस चीज के कि आप सपोर्ट करते हैं इक्वल राइट का। तो साउथ अफ्रीका के लिए अकेला फ्रीडम नहीं था, वो इंसानियत की फ्रीडम थी, ह्यूमैनिटी की फ्रीडम थी। और जब दूसरे कंट्रीज के जो लीडर्स आते हैं तो हम क्या होता है ना, एक पॉलिटिकल आप मान सकते हो जो है रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, राइट, इंटरनेशनल अफेयर्स जिसे हम कहते हैं। सो दैट अब एक कंट्री अकेले तो नहीं चलती है, ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए जो है काफी सारे रीजन है जिससे उन्होंने थैंक्स किया। सो आइए आंसर पढ़ते हैं। मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago, swearing in का मतलब क्या होता है, बेसिकली swear करना मतलब क्या होता है, oath लेना। तो जैसे कहते हैं ना oath taking ceremony, वैसे ही swearing in। आप दोनों में से कोई भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, मैं हमेशा ऑल्टरनेट देती हूँ। आपको पता है आपकी पलक मैम का तरीका क्या है, हमेशा जो है मैं आपको 2 वर्ड्स दे देती हूँ कि कभी लगे कि मैम ये वाला याद नहीं हो पाएगा, तो यू कैन ऑल्सो से ओथ टेकिंग सेरेमनी, यानी शपथ लेने वाली जो सेरेमनी होती है ना वो। बिकॉज नॉट टू लॉन्ग अगो द साउथ अफ्रीकन्स वर कंसिडर्ड आउटलॉज। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था भाई, वो इतने खुश हुए थे कि अंतरराष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ आए। क्यों? क्योंकि ये कुछ ही टाइम पहले की बात थी कि साउथ अफ्रीकन को आउटलॉज, आउटलॉ का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी भी देश को आउटलॉ कर दिया मतलब क्या, कि वहां के फॉरेन अफेयर्स खत्म हो जाते हैं, वहां के लीडर्स वहां से कुछ डील नहीं करते हैं। अब क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि यार जब किसी की खुद की ही कंट्री में ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में लड़ाई चल रही हो तो इंटरनेशनली उनको आउटलॉ कर दिया जाता है, भाई तुम खुद में ही लड़ो, राइट। ओके, सो तभी वो बहुत ज्यादा खुश थे। He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony। और इसीलिए वो सबका धन्यवाद करते हैं, जो कि बहुत सही बात है भाई, कि आप जो है आपने हमारी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सेरेमनी को विटनेस किया, यानी आप यहाँ पे साक्षी बने। This was a gesture of international recognition to a newly born free democratic nation and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। तो यहाँ पे क्या था, ये एक जेस्चर था, किस चीज का जेस्चर था, कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है अब अफ्रीका, एक नए अफ्रीका का जन्म हुआ। कैसा अफ्रीका, और जिसमें ये नहीं है कि अफ्रीका अकेले की जीत हुई, भाई एक लोकतांत्रिक नेशन आपका बन गया है ना, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो गई है। और ये सिर्फ ब्लैक्स की जीत नहीं थी,
इट वॉज अ विक्ट्री फॉर जस्टिस, यानी लोगों के साथ जो है सही हुआ, वहां पे शांति का प्रतीक था, ह्यूमन डिग्निटी, यानी सबसे पहले हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, कलर के हो, सबसे पहले वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट। तो ये किसकी जीत थी? ह्यूमैनिटी की जीत थी। ओके, सो ये सारे रीजंस थे फॉर विच मंडेला थैंक्ड द इंटरनेशनल लीडर्स। ओके, क्लियर है? चलिए, What idols does he set out for the future of South Africa? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अब मंडेला जी जब प्रेसिडेंट बन गए तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति ने कुछ कुछ निर्णय लिए, कुछ सोचा होगा, एक विजन होता है ना, तो क्या क्या विजन रहा है मंडेला का, उन्होंने जो बताया है कि अब साउथ अफ्रीका में क्या रहेगा। सो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन एंड सफरिंग। यानी सबसे पहले जब उन्होंने जो अपनी स्पीच दे रहे थे, उन्होंने इनिशियल आइडल्स क्या बता दिए कि मेरा क्या गोल है भाई, कि मैं लोगों को लिबरेटिंग का मतलब क्या होता है? आजाद कर दूंगा। किससे आजाद? अब देखो, हमें काले गोरे से तो आजादी मिल गई, लेकिन और भी चीजें होती हैं, जैसे पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? गरीबी से। डिप्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी से, जो उनको कमियां हो रही हैं जीवन में, नौकरी नहीं मिल रही है, पीछे छूट गए हैं समाज में। एंड सफरिंग यानी जो भी उन्हें XYZ चीजें सहनी पड़ रही हैं, उन सब चीजों से उन्हें आजादी मिलेगी, यानी सब अपने हक की लड़ाई जो है लड़ सकते हैं अब। He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin। और उन्होंने कहा कि अब हम एक ऐसा समाज बनेंगे, यानी एक ऐसी सोसाइटी बनेंगे जहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? कोई भी भेदभाव नहीं होगा, मात्र किसी की जाति के आधार पे, किसी के धर्म के आधार पे, किसी के रंग के आधार पे। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सब इक्वल ही कंसिडर किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये जो थे इनिशियल आइडियल सेट करे थे नेल्सन मंडेला ने। मूविंग ऑन to the next oral comprehension check which you will find on page number 21। so page number 21 पे एक और part of set of questions है, जिसे हम begin करते हैं with question number 1। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? Interesting question कि अब जब आज़ादी मिल गई तो मिलिट्री जनरल्स, जो सेना के जितने भी वहाँ पे जो आप कह सकते हो आर्मी में जितने भी जो लोग थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया, वहाँ के जनरल्स जो थे उन्होंने क्या किया आज़ादी मिलने पे। अब उनका ये एटीट्यूड बदला कैसे और क्यों? तो एटीट्यूड क्या था, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि कुछ टाइम पहले तक ये वही आर्मी थी जो ब्लैक लोगों को, और इवन जो नेल्सन मंडेला की पूरी जो टीम थी, है ना, ANC, उनमें से जो है, क्योंकि ये लोग रिवोल्ट करते थे और ऐसा होता है ना, जो आज़ादी की लड़ाई मांगते हैं तो पुलिस उनको बंद कर देती है, तो ये वही मिलिट्री के लोग थे जो उनको जेल में डालते थे। एंड आज ये वही लोग हैं जो उनको सैल्यूट कर रहे हैं, राइट, जो उनको अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। सो इसी वजह से आप आंसर को कोट कर सकते हैं। The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance, as during apartheid era they would have arrested him। तो ये सबसे पहली बात मैंने कहा था ना, यही आई कि अभी जो है मिलिट्री के जितने भी जनरल्स हैं, मंडेला जी को क्या कर रहे थे? सैल्यूट कर रहे थे, सलाम करते, और प्लेज देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी बताई कि हम मानते हैं, क्योंकि देखो मिलिट्री और गवर्नमेंट का बॉन्ड जो आप कह सकते हो ना, उनके बीच में रिलेशन बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही था, तो मिलिट्री ने बताया कि भाई अब डेमोक्रेसी आ चुकी है तो हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम आपके पूरी तरह हम जो है लॉयल रहेंगे, है ना। अब ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्यों? क्योंकि अपार्टाइड एरा यानी क्या होता है, उस समय में जब ये रेशियल सेग्रीगेशन, पक्षपात, भेदभाव चलता था, तब तो है वो नेल्सन मंडेला को वही लोग अरेस्ट कर लेते थे। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस पुट इन बाय मेनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। और ये चेंज कैसे आया? देखो, किसी की भी कड़ी जो बोलते हैं ना हम, डेडिकेशन रहता है किसी का, तो लोग कभी ना कभी, देखो कोई भी बहुत ही कठोर से कठोर इंसान भी होगा ना, उसका दिल कहीं ना कहीं पिघलता है। तो भाई ये इतने सारे ब्लैक पीपल, उनकी इतने स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस, कितने हजारों लोगों ने अपनी जानें दी होंगी, तो एक टाइम आता है, हाँ, एक बोलते हैं ना कि अंधेरे के बाद जो है उजाला फिर से होता है, तो एक ना एक टाइम आता है, और वो दिन आ गया था कि सबको जो है उन लोगों के स्ट्रगल, उन लोगों के जो सैक्रिफाइस समझ आए, एंड तभी जो है मिलिट्री में भी ये उनके एटीट्यूड में ये चेंज आया। The struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many people। लेकिन ये क्या लाया है?
लोगों के माइंडसेट में बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस लेके आया है। He believes that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate। तो मंडेला जी की ये बात बहुत प्यारी थी। उनका ये मानना था कि देखो नफरत पैदा होती तो नहीं पता होती है ना, हमें सिखाई जाती है, तो प्यार भी सिखाया जाता है। एंड लव तो इंसान का जो है ना एक नेचुरली इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन का मतलब होता है झुकाव, और नेचुरली प्रेम के प्रति ज्यादा झुकाव होता है। तुमको एक बात बताओ, तुमको कोई डांट के कोई काम बोले, यानी कि चुपचाप ये कर दो, लेकिन उसके बजाय कोई प्यार से बोले अरे प्लीज यहाँ पे ये कर दो ना यार, है ना, मम्मी भी अगर कभी डांट के बोले प्यार से, तो प्यार की तरफ हम ज्यादा झुकते हैं ना कि कोई ढंग से बोल रहा है हमें, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे मंडेला जी ने बताया है कि अगर नफरत सिखाई जा सकती है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। ऑलराइट, ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नेशनल एंथम की बात पूछी जाती ही है यूजुअली। तो साउथ अफ्रीका में 2 राष्ट्रीय गान क्यों गाए गए थे, तो ये हमें पता है कि ब्लैक्स का अपना, जो ब्लैक पीपल थे उनका एक अलग अपना नेशनल एंथम था और व्हाइट्स का अलग था। तो पहले क्या होता था साउथ अफ्रीका में, आजादी से पहले वो लोग जो है ना सिर्फ व्हाइट का ही नेशनल एंथम गाते थे, और ब्लैक्स का बेचारों का तो नेशनल एंथम पता भी नहीं होगा शायद किसी को, वो बिकॉज उनको फ्रीडम नहीं थी ना, तो वो अपने अपने में गाते थे। तो हुआ क्या था, जब आजादी हुई ना तो सेक्युलर बन गए सब, तो ब्लैक पीपल जो है व्हाइट का नेशनल एंथम गा रहे थे और व्हाइट लोग जो है ब्लैक का। तो इससे क्या दिखता है कि आपस में जो है लोग घुल मिल गए हैं एंड जो है समझ गए हैं कि अब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई है। ओके, अच्छा, संग वर्ड समझ आ रहा है ना, ये पास्ट टेंस है, किसका पास्ट टेंस है, सिंग का, ठीक है। चलिए, ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ इनॉग्रेशन 2 national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites were sung। यानी on the auspicious यानी जो शुभ अवसर था, auspicious मतलब होता है शुभ, जो शुभ अवसर था इनॉग्रेशन का, तो 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। एक किसका था, व्हाइट का था, यानी एक जो गोरे लोगों का था, एंड एक जो है ब्लैक का था, सिंबलाइजिंग, जो कि किसका प्रतीक था कि इक्वालिटी, लोग अब इक्वल हो गए हैं, ब्लैक्स एंड व्हाइट साथ में जो है एक दूसरे का नेशनल एंथम गा सकते हैं। सिंपल सा आंसर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री। नंबर 1 in the first decade and number 2 in the final decade of the 20th century। तो दोनों डेकेड्स में उन्होंने बताया है कि उनकी कंट्री की सरकार में क्या क्या बदलाव आए हैं। फर्स्ट डिकेड यानी पहले 10 सालों में जो वो बात कर रहे थे, तो इन दी फर्स्ट डेकेड, डेकेड समझते हो ना, 10 साल को कहते हैं। सो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द सेंचुरी द व्हाइट्स erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman societies the world has ever known। मतलब एक टाइम तक तो साउथ अफ्रीका का नाम इन्हीं चीजों में आता था कि भाई वहां पे, क्योंकि आप देखो ना किसी को अगर आप इतना दबाओगे तो कैसी सोसाइटी आएगी, बिल्कुल लोग भूख से मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन हो रहा है ना, कमाने को कुछ नहीं है। तो एक ऐसा स्थिति थी फर्स्ट डिकेड में। तो फर्स्ट डिकेड में क्या था, व्हाइट्स इरेक्टेड का यहाँ पे मतलब क्या होता है, व्हाइट्स ने क्या आके जो है डाल दिया था, क्या खड़ा कर दिया था, एक सिस्टम, किसका, रेशियल डोमिनेशन का। डोमिनेशन यानी किसी के ऊपर दबाव डालना, अगेंस्ट द ब्लैक्स, दस क्रिएटिंग द बेसिस, किसका बेसिस बने थे वो, वन ऑफ द हार्शेस्ट। हार्शेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है आप कह सकते हो खराब, और मोस्ट इनह्यूमेन। इनह्यूमेन यानी ऐसी चीज जो इंसानियत नहीं होती है, राइट, हैवानियत वाली ऐसी सोसाइटी बनाई थी जो कि आज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। इससे ज्यादा जो है खतरनाक सोसाइटी कोई नहीं हो सकती, बिल्कुल ही बर्बाद कर दी थी, राइट। फिर नेक्स्ट जो है फाइनल डिकेड में कैसे बताते हैं वो, इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th century the previous system had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedom of all people regardless of color of their skin। तो फिर फाइनली क्या हुआ, प्रीवियस यानी ये जो अपार्टाइड वाला सिस्टम था हैड बीन ओवरटर्न यानी पलट दिया गया था, और रिप्लेस किसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, ऐसा सिस्टम जो कि लोगों के हक को रिकॉग्नाइज करता था, आजादी देता था, रिगार्डलेस मतलब बजाय वो कोई भी कलर के हो, उनका स्किन का रंग कोई भी हो, वो किसी भी जाति से हो, ठीक है, वो सब कुछ मैटर नहीं करता था। ऑल गुड, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मंडेला जी के हिसाब से करेज यानी साहस क्या होती है। तो ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। मंडेला जी ने कहा था कि करेज का मतलब ये नहीं है कि हमें डर नहीं लगता,
है ना। कोई साहसी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो डरता है, उसे भी डर लगता है, लेकिन वो उस डर के ऊपर काबू पा सकता है, राइट। वो उस फियर को ओवरकम करता है, वो है असल में करेजियस इंसान। ऐसा कोई इंसान नहीं जो कहेगा भाई मुझे डर ही नहीं लगता है। थोड़ा डर तो सभी को लगता है, कोई भी नई चीज करने से पहले, कहीं भी ऐसा कुछ भी शुरुआत करनी है आपको, इसमें कोई पॉइंट है, लेकिन उस डर को ओवरकम किया, दैट इज करेज। अकॉर्डिंग टू मंडेला यही आंसर है। इसको पढ़ते हैं। फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी करेज का मतलब ये नहीं है कि फियर है ही नहीं, एब्सेंस यानी नहीं है, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, लेकिन डर के ऊपर जीत को ही जो है साहस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर। बहुत ही बढ़िया बात है। उनके अनुसार जो साहसी लोग होते हैं उनको निडर होने की जरूरत नहीं है ना, फियरलेस, फियरलेस यानी निडर होने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर। कॉन्कर यानी क्या होता है? जीत लेना। किसको जीत लेना? डर को जीत लेना आना चाहिए। ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, which does he think is natural to love or to hate? मंडेला को क्या लगता है इन दोनों में से चीजें कौन सी ज्यादा नेचुरल है, प्रेम करना या नफरत करना? तो पीछे डिस्कस किया था, प्रेम करना है भाई। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन दैन हेट। प्रेम जो है इंसान को ज्यादा नेचुरली आता है, किसके बजाय? हेट के बजाय। ओके, छोटा सा स्वीट सा आंसर था ये। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, दैट इज ऑन पेज नंबर 24। तो 24 पेज नंबर पे एक और सेट ऑफ क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला ने ऐसे कौन से दो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी, है ना, ड्यूटी जो होता है कर्तव्य होता है, तो ऐसे कौन से दो कर्तव्य उन्होंने मेंशन किए हैं? अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क देना, ठीक है। दो कर्तव्य उन्होंने बताए थे कि किसी भी इंसान के जीवन में उसकी दो मेन ड्यूटीज होती है। ऐसे तो बहुत होती है, मतलब दो जैसे मेन कहते हैं। पहले एक क्या होती है? एक तो अपने फैमिली के प्रति, अपने घर के लोगों के प्रति, अपने रिलेटिव्स के प्रति, राइट। बच्चे हो गए, पापा मम्मी हो गए, वाइफ हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड दूसरी जो होती है वो होती है अपने नेशन के प्रति, यानी आपका जो देश है, आपका जो समाज है, एज ह्यूमन जहां आप रह रहे हो उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो मंडेला मेंशंस दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन का मतलब पता है ना, दो। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला ऑब्लिगेशन किसको है? टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, यानी उनके आसपास के लोग, उनका समाज और उनका देश। तो ये दो जो है ऑब्लिगेशन या ड्यूटी हर इंसान की होती है। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 which says, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedom? तो ये कब की बात है? देखो, ये मंडेला अच्छे से बताया है उन्होंने कि उनको आज़ादी का जोश जो है पहले से नहीं था, है ना, कि वो पहले से ही सोचते मैं आज़ादी पाऊंगा। अब कॉमन सेंस ही बात है, जब वो एक छोटे से बच्चे, एक लड़का होंगे, एक स्टूडेंट होंगे, तो उनके लिए आज़ादी क्या होगी कि मम्मी पापा मेरे को ज़्यादा देर खेलने दें, मुझे जहाँ पढ़ाई करनी है करने दें, मुझे जिससे शादी करनी है करने दें, लाइक ऑल दीज थिंग्स, यू नो, व्हेन यू आर यंग। सो व्हेन ही वाज यंग, दीज ऑल वर फ्रीडम्स फॉर हिम, कि भाई मेरे को यहाँ करने को मिल जाए शादी, मैं यहाँ पढ़ लूँ, ये कर लूँ, दैट वाज फ्रीडम। वहाँ तक, अभी तक वो देश के लिए नहीं आई थी कि भाई देश के लिए लड़ना है, ये सब करना है, तो ये वाली चीज़ें बताई थी। फिर उन्होंने ट्रांजिटरी फ्रीडम्स के बाद बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? बदलती हुई। उम्र के साथ फ्रीडम बदलती है कि नहीं? चलो मैं बताती हूँ। आप 10 साल के हो, अभी 10 साल के किसी भी बच्चे के लिए फ्रीडम क्या होगी? यार मुझे मोबाइल का टाइम ज़्यादा मिल जाए, मैं जब चाहूँ जो है ना गेम खेल सकूँ, ठीक है, और जो है मुझे बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलने का टाइम ज़्यादा मिल जाए, ये मेरे लिए फ्रीडम है। मेरे को रोको टोको के नहीं, मेरे को टीवी बढ़िया देखने दोगे, है ना, चॉकलेट जितनी चाहूँ उतनी खाने दोगे, ये फ्रीडम है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक सेम 18 साल का लड़का है, क्या उसके लिए भी सेम फ्रीडम होगी? बोलोगे नहीं मैम बदल जाइए, 18 साल के हो गए, अब यह है कि मुझे आउटिंग्स अपने हिसाब से करने दी जाए, है ना, मैं बाहर कितने बजे आ रहा हूँ जा रहा हूँ, प्लीज मुझसे ये बार बार पूछा नहीं करो, मुझे एक पर्सनल जो है फोन दिला दोगे, मुझे पूरी फ्रीडम है ना, बार बार आप फोन चेक नहीं करोगे। बता रही हूँ, कॉमन मैम मेरी नहीं है ये, मैं बता रही हूँ कि कैसे जो है नॉर्मल ऐसे माना जाता है कि ये फ्रीडम है वो फ्रीडम है, मैं जिस कॉलेज में चाहूँ बड़े होके जा सकता हूँ, जिस सिटी में जाऊँ वहाँ जाके पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो फ्रीडम उम्र के साथ बदलती हैं,
लेकिन एक आजादी उसे कहते हैं बेसिक एंड ऑनरेबल। कौन सी फ्रीडम? एज अ ह्यूमन। देखो जब आप बड़े होते हो ना, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप 25-26 के हो गए, राइट नाउ यू नो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, जिनको मैरिज करनी है, आगे समाज में भी तो हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, इजंट इट? तो तब के लिए फ्रीडम क्या होती है? बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन। मान लो आपको बोल दिया गया नहीं आप इस कॉलेज में पढ़ ही नहीं सकते भाई, आप जो है सो एंड सो रेस के हो, सो एंड सो जाति के हो, तो हम आपको पढ़ने नहीं देंगे, तो ये नहीं हो सकता है, इजंट इट? तो ये बेसिक फ्रीडम है ना। तो अब जो है यहाँ पे आपको वही आंसर कोट करके देना है, ठीक है? क्लियर है? चलो, नाउ लाइक एनी अदर किड, फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। मेक मैरी का मतलब क्या होता है? जीवन में मजे करना, एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ, और एक खुशहाली भरा जीवन जीना, हंसते खेलते बिना किसी टेंशन के, ठीक है? नाउ वंस वन बिकम्स एन अडल्ट, और एक बार कोई इंसान जो है अडल्ट बन जाता है, antics of childhood looks like transitory because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. So basically हमें मतलब समझ आया कि एक बार इंसान अडल्ट बन जाता है यानी बड़ा हो जाता है, तो antics of childhood, what is the meaning of antics? antics का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे बचपन में जो हम चीजें करते हैं, यानी अपन हरकतें भी कह सकते हैं। तो बचपन की जो हरकतें होती हैं वो कैसी लगती हैं? बड़े होने के बाद नहीं लगता है ट्रांजिटरी, बदलती हुई। यार बचपन में हमें ये चीजें अच्छी लगती थी, या हम ये देखते थे, या हम अपना जीवन क्या मानते थे कि यही पर्टिकुलर मेरा टीवी शो है, ये मेरा खिलौना है ना, इन्हीं सबको हम अपनी दुनिया मानते थे। तो तब वो ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो जो हरकतें हैं बहुत अलग होती थी, क्योंकि जो बचपन की एक्टिविटीज हैं ऐसा लगता था वेस्टफुल है, मतलब क्या ही इनका यूज हो गया। फ्रॉम अडल्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव यानी नजरिया, है ना। अगर आप किसी बड़े इंसान, देखो सबका देखने का नजरिया होता है, नजरिया यानी व्यू पॉइंट। कोई अगर इंसान 10 साल का है, कोई बच्चा है 10 साल का, उसका व्यू पॉइंट अलग है। यही कोई 16 साल का, कोई 18, 20, 50, सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं ना, देखने का नजरिया। तो वैसे ही जब आप बड़े हो जाते हो तो आपको बचपन की एक्टिविटी वेस्टफुल लगती है कि क्या हम इनमें टाइम बर्बाद करते थे। नाउ वंस यू आर अडल्ट यू हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड टू ब्रिंग द बेकन होम। अब यहाँ पे मैंने एक फ्रेज यूज किया है, ब्रिंग द बेकन होम, यानी आपको बड़े होने के बाद अर्न अ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा, 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 है ना। तो अब पैसा चाहिए तो क्या करना है? काम करना पड़ेगा, कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है। टू अर्न अ लाइवलीहुड, क्यों लाइवलीहुड अर्न करनी है? टू ब्रिंग द बेकन होम। टू ब्रिंग द बेकन होम, इस फ्रेज का मतलब होता है टू अर्न मनी। वैसे तो बेकन का एक्चुअल मतलब है, बेकन का मतलब बेसिकली होता है फूड से है ना। बेकन बेसिकली नॉनवेज फूड होता है, मांस जैसे होता है, पॉर्क वगैरह ये सब होते हैं जो मांस, इन्हें कहा जाता है नॉनवेज फूड को। लेकिन यहाँ पे ब्रिंग द बेकन होम का मतलब ये नहीं है कि हम सही में मांस घर लेके आ रहे हैं। ब्रिंग द बेकन होम को बस मतलब ये होता है कि इंसान जो पैसे कमा के लाता है। जैसे हिंदी में आप मुहावरे पढ़ते हो ना, राइट, 9 2 11 हो जाना। अब 9 और 2 11 तो नहीं होते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है इसका? भाग जाना। वैसे ही यहाँ पे जो है इडियम का मतलब क्या है? टू ब्रिंग द बेकन होम, यानी टू अर्न मनी, पैसे कमाना। It's only then when you get an honorable existence in the family and the society। और सही बात है भाई, लोग आपसे पूछेंगे, है ना, लोग आपसे तब तक पूछेंगे कि आप कैसे हो जब तक आपकी जेब में पैसे हो, ठीक है। तो ये बोली जाती है बातें, इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस। तो आप अपने घर में भी एक जो है, क्यों कहते हैं ना, घर में जो पर्सन अर्निंग होता है वो घर का हेड होता है भाई। क्यों? बिकॉज उसके एग्जिस्टेंस सोसाइटी में, फैमिली में काफी ज्यादा मैटर करती है कि आप कितना अर्न करते हो। मान्यताएं हैं ये, खैर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है, बट जो है समाज का पॉइंट ऑफ व्यू, इजंट इट? क्लियर है? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? व्हाई एंड व्हाई नॉट? दिस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई फाउंड इन द चैप्टर। मंडेला जी ने एक बहुत ही, बोलते हैं ना, डीप गहन किया इस बात के ऊपर, है ना, बिकॉज आई ऑल्सो फील की बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। क्या उन्हें लगता है कि ऑपरेसर, 2 लोग यहाँ पे हैं, मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। एक तो व्हाइट अपन बना देते हैं, एक श्वेत इंसान है, अरे येलो मत बन भाई, व्हाइट बन जाओ, ठीक है। एक व्हाइट पर्सन है, ठीक है, और एक ब्लैक पर्सन है। अब ब्लैक से तो बनाऊंगी नहीं क्योंकि दिखेगा नहीं, तो इसको हमने येलो बना दिया है, ठीक है। अब एक व्हाइट पर्सन है, एक ब्लैक पर्सन है। तो ये व्हाइट पर्सन इस ब्लैक पर्सन पे क्या कर रहा है? इस ब्लैक पर्सन को क्या कर रहा है? ऑप्रेस। ऑप्रेस यानी दबाव डाल रहा है। तो ये कौन हुआ? ऑप्रेसर। जो दबाव डाल रहा है वो ऑप्रेसर। और
जिस पे देखो जो दबाव डाल रहा है, यानी ये इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है, ये इसको परेशान कर रहा है, और जो दबाव सह रहा है वो बंदा कौन हो गया, वो अप्रेस्ड हो गया खुद, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो पर्सन है, आप बोलोगे कि ये आजाद नहीं है, ये जो है देखो बेड़ियों से बंधा हुआ है, कि इसको हक नहीं मिलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारी चीजें नहीं है, राइट, तो ये फ्री नहीं है, ठीक है। क्या आप मानते हैं कि ये इंसान भी फ्री है? तो यहां मंडेला ने कहा है नहीं, ऑपरेसर जो दबा रहा है वो भी फ्री नहीं है। कैसे फ्री नहीं है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या है, वी आर ह्यूमंस, है ना, और सबसे पहले क्या आती है, ह्यूमैनिटी आती है। तो ह्यूमैनिटी का सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप एक दूसरे को इक्वल माने, है ना, कि आप किसी में भेदभाव ना करें, पक्षपात ना करें, ऊंची जाति नीची जाति ये सब आप नहीं करें, राइट। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी जो है ये लोग नहीं दिखा पा रहे। इन विचारों को भी जो है कैसी नौबत आ पड़ी है कि लोगों की जो है इनको जो है ना बैड लक मिल रहा है, कि लोग कितनी बद्दुआ देंगे इनको, राइट, कि आप किसी को परेशान कर रहे हो। ह्यूमन क्वालिटीज ये थोड़ी ना है, देखो जब आप किसी से नफरत करते हो, गुस्सा करते हो, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इंसान अंदर से बहुत खुश नहीं होता है, ये नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं, राइट। तो यानी कहीं ना कहीं ऑपरेसर बेचारा खुद भी तो दबा हुआ है, वो खुद भी तो कैद में है, उसको भी फ्री करना है। ये जो पूरी नेगेटिविटी उनमें भर गई है, वायलेंस आ गया है, राइट, डिस्क्रिमिनेशन आ गया है, तो वो खुद भी फ्री नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारी जो है ना, बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है नेल्सन मंडेला ने। आइए देखते हैं। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड who is behind the bars of prejudice and narrow mindedness। यानी ऑपरेसर जो है वो खुद क्या है, वो किसका विक्टिम है, हेट्रेड, नफरत का। यार आप देखो ना, आप लोगों को परेशान करोगे, कितने लोग आपसे नफरत करेंगे। एंड कहीं ना कहीं हम मानते हैं ना, ये जो वाइब्स होती हैं एक दूसरे की, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि लोग आपसे नफरत करने लग रहे हैं, राइट। एंड वो किसके बिहाइंड द बार्स, यानी कौन सी जो है जेल के पीछे है, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, पक्षपात, यानी वो भी घिरा हुआ है इन सब के अंदर। एंड नैरो माइंडेडनेस, नैरो माइंडेडनेस का होता है छोटी सोच रखना। He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace। तो मंडेला ये रियलाइज करते हैं कि दोनों ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दे आर रॉब्ड। रॉब्ड का मतलब क्या होता है, उनसे चोरी कर ली गई है, क्या, उनकी इंसानियत और उनकी शांति, दोनों की ही, सिर्फ उसकी नहीं जो दब रहा है, जो दबा रहा है उसकी भी तो इंसानियत जा ही चुकी है ना, तभी तो ऐसा काम कर रहा है वो, उसकी शांति भी जा चुकी है। क्योंकि किसी को परेशान करने में हम कौन से चैन से रहते हैं, है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वही घूमता रहता है कि क्या इसको करें, कैसे डिस्क्रिमिनेट करें, इज़न्ट इट। चलिए, सो इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। अब फाइनली जब आपका चैप्टर एंड होता है तो उसके बाद आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? So इतने सारे लोगों ने, इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं, किस चीज का इनॉग्रेशन है और एक किसका ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है किस चीज की जीत थी, क्या हुआ था यहाँ पे। तो आपको वो पूरी बात बतानी है, साउथ अफ्रीका का फ्रीडम कैसे हुआ है, तो उसी को हम वर्ड्स में कोट करते हैं। टू बी द पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid। यानी उस इनॉग्रेशन का पार्ट होने के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय नेताओं ने क्या जेस्चर दिखाया, सॉलिडारिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी। यानी मतलब क्या हुआ, ये सिर्फ जो है ना ऐसे नहीं आए थे कि साउथ अफ्रीका के लिए आए हैं, ये बेसिकली कौन सा सिस्टम, अपार्टाइड सिस्टम, जो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, राइट, उसको अंत करने आए थे, उसकी अंत को साक्षी करने आए थे, राइट। उन्होंने अंत तो नहीं किया, बट हाँ क्योंकि एंड हो चुका था तो वो साथ में सपोर्ट करने आए थे, राइट। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड ट्रायम्फ ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यानी ये किसका सिग्निफिकेंस था, एक जीत, किसके ऊपर जीत, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, और एक ट्रायम्फ, किसकी विजय, एक ऐसी सोसाइटी अब जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी भेदभाव नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि वो जो है जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट यानी क्या, देशभक्त,
उनका पूरा एक सम है, यानी वो अकेला बोलते हैं मैं कोई महान नहीं हूँ, ये इतने लोग जिन्होंने अपनी जो है सेक्रीफाइस किया है, जान दे दी है अब देश के लिए, मैं उन्हीं का बस मिला जुला कुछ एक अंश हूँ, राइट। सो ऐसा क्यों कहते हैं वो? So by saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. तो देखो कभी भी आज़ादी मिलती है ना तो कोई एक इंसान नहीं होता है कुछ लोग लाइमलाइट में आते हैं, लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो अपनी जानें देते हैं, छोटे छोटे स्तर पे ही वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो यहाँ पे मंडेला ने इसलिए ये कहा है कि वो लोग जो शहीद हो चुके हैं और आज यहाँ पे साथ नहीं है, तो उन्हें एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने ये बात कही है। He says that he is grateful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. तो यहाँ पे वो कहते हैं he is grateful। अच्छा, एक जहाँ पे मिस्टेक मुझे बहुत देखने को मिलती है, ग्रेटफुल वर्ड को यूजुअली लोग स्टूडेंट जो है ऐसे लिख देते हैं। देखो आई नो ग्रेट की स्पेलिंग GREAT होती है, ग्रेट बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ग्रेटफुल लिखते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा पैटर्न में चेंज हो जाता है। व्हेन यू आर राइटिंग ग्रेटफुल तो GREA की बजाय क्या हो जाती है GRATEFUL। बस इस चीज को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, क्योंकि वर्ड आया तो मुझे ध्यान आया जहाँ मिस्टेक हो सकती है, राइट। तो स्पेलिंग एरर्स नहीं करने अपने को। चलिए, तो वो ये कहते हैं कि वो बहुत ही आभारी हैं कि जो लोग उनसे पहले आए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो जो हीरोज थे भूतकाल के, दे हैव पेव्ड द पाथ, यानी उन्होंने एक ऐसा रास्ता बना दिया है कि लोगों में यूनिटी रहे, कोऑपरेशन रहे। और अब मंडेला कहते हैं कि इसी चीज को मैं अपने जो है नेतृत्व से आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि उन सबसे मुझे सीखने को मिला है कि अब जो है इक्वालिटी अच्छे से मेंटेन हमें करनी है। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। वुड यू अग्री दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Now, Mandela ने एक बात कही थी कि depths of operation create heights of character। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, जितना आपने बॉल से तो खेला होगा सबने, जितना आप बॉल को फोर्स से नीचे मारते हो उतनी ही वो हवा में ऊंची जाती है कि नहीं? तो यहाँ कहा है डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी जो जितनी गहराई से आप किसी इंसान को दबाओगे, जैसे अफ्रीका के एग्जाम्पल ले, जितनी गहराई से उन्होंने जो है ब्लैक लोगों को दबाया था, उतने ही निखर के वहां से लोगों के कैरेक्टर निकले हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको दबाते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरा पोटेंशियल इससे और ज्यादा है ना। क्योंकि जब आप इंसान, देखो आप अगर आराम भरी जिंदगी जी रहे हो तो भाई गलत जिंदगी जी रहे हो, बिकॉज इफ यू आर इन आराम तो आपकी क्या ही पर्सनैलिटी निकलेगी, है ना, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कुछ करना है। लेकिन जीवन में चैलेंजेस है, परेशानियां हैं, घर में प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है, बिकॉज आई हैव सीन ना कि मैम हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये है, तो यार ये नहीं होगी तो आपको मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मुझे कुछ करना है? आराम से बढ़िया घर में बैठे हुए हैं, सब कुछ मिल रहा है हाथ में, तो वो नहीं होता यार। तो यही बात यहाँ कही गई है कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जितना दबाया जाता है उतने ही अच्छे अच्छे लोगों के कैरेक्टर, क्वालिटीज और ऐसे दिग्गज जो लीडर्स रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो निकल के आते हैं। तो आपको बताना है मंडेला जी ने इस बात को कैसे बताया। पहले तो इस चीज को एंड करना, एंड दूसरा आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल डाल सकते हो। यू आर फ्री टू यूज योर ओन एग्जाम्पल। आपको इंडिया के ऐसे कोई भी लगता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनके बारे में आप पुट करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। ओके, चलिए, आई अग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि मुझसे पूछा है इस चीज का आंसर देना, वुड यू अग्री, तो बोलना हाँ या ना। सो आप जैसे कैसे लिखा है मैंने, आई अग्री विद द स्टेटमेंट दैट डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। Nelson Mandela illustrate this by giving examples of great heroes of South Africa like, अब कुछ कुछ के नाम जिनके याद हो जाए कर लेना, ऑलिवर टैम्बू हो गया, वॉल्टर सिस्लू हो गया, क्योंकि कुछ नाम दिए थे उन्होंने, तो आप कोशिश करो कि इन सभी नाम को बार बार देख के आप मेमोराइज कर लो। एंड अदर्स हु वर इंस्पायर्ड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल। नाउ सेकंड पार्ट का आंसर देने के लिए मैंने पैराग्राफ चेंज किया है। इंडिया इज फुल ऑफ सच एग्जाम्पल्स। During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters। अब देखो इंडिया में तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, क्योंकि हमारी भाई खुद हम तो इस चीज के भुगते हुए हैं। जब अंग्रेजों का शासन था तब जो है फ्रीडम स्ट्रगल में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स, गैलेक्सी मतलब भर भर के इतने सारे लीडर्स थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह एंड मेनी मोर, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो
आपको जिन जिन के नाम लगता है आप उनके नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज और, ऐसे 15-20 नाम भी मत कर देना, 4 to 5 में आप सम अप कर सकते हो। ओके, नॉट टू मच नेम्स। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ वी कंपेयर देम विद, अच्छा एंड कर रहे हैं बस आंसर को, इफ वी कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इंडिया इज हैविंग टुडे देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट। बस एंड किया है उस बात को एग्री करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको काफी चीजें समराइज करके लिखनी होंगी कि उम्र के और तजुर्बे के हिसाब से मंडेला ने जो है कैसे वो समझते गए कि फ्रीडम क्या है। तो यहाँ हम वही बात करेंगे कि बचपन में जब वो छोटे थे तब उनके हिसाब से आजादी क्या थी, धीरे धीरे व्हेन ही बिकेम अ यंग बॉय एंड देन एन अडल्ट, तो कैसे आजादी उनके मायने में बदलती गई। सो विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम। पहले तो उन्हें असल मीनिंग समझ आया कि भाई आजादी होती क्या है। आजादी का मतलब ये नहीं है रात में 2-2, 3-3 बजे तक घूमना। सो एज अ यंग बॉय ही थॉट दैट ही वाज बोर्न फ्री एंड बिलीव दैट as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner। तो जब वो एक यंग लड़के थे तो उनको क्या था कि मैं तो पूरा आजाद हूँ, एक आजाद पंछी हूँ। कब तक आजाद हूँ? जब तक मैं अपने पापा की बात मानता रहूंगा, है ना, कि पापा ने ये जो दायरा कहा है उसमें मैं रहूंगा तो मैं पूरा आजाद हूँ। और उनकी ट्राइब की यानी जिस समाज में वो रहते थे वहां के जो कस्टम है, जो नीतियां हैं, अबाइड यानी उनको, उन पे मैं चलूं, उनको मान के रहूं, राइट, तब तक मैं फ्री हूँ। ठीक है, हर पॉसिबल मैनर में। Now, as he grew older, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts। अब धीरे धीरे उनको ये था कि अर्निंग कैसे करनी है, उसमें फ्रीडम चाहिए, या फिर जो है मैं एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, कहाँ रहना चाहता हूँ, वो सब फ्रीडम थी। एंड देन ग्रेजुअली और एक्सपीरियंस होते होते he realized that he was selfish during his boyhood, यानी जब वो अपने बॉयहुड एरा में थे ना, बॉयहुड यानी यंग लड़के तब वो, तब उनको जो है समझ आया कि मैं बहुत ही सेल्फिश था, है ना, कि मैं सिर्फ खुद के लिए चाहता था सब कुछ। Then he slowly understood that it was not just his freedom that was curtailed, but the freedom of all blacks। so फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मेरी ही फ्रीडम नहीं है that was curtailed, यानी जो छीन ली गई थी, लेकिन ये हर ब्लैक इंसान जो उनके जैसा था उनकी आजादी जा चुकी थी। So it was the freedom from fear and prejudice। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। तो वो कौन सी फ्रीडम चाहते थे? फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम प्रेजुडिस, यानी जो डर है, जो ब्लैक लोगों में डर बना गया है, पक्षपात कर दिया गया है, उन सबसे आजादी चाहिए उन्हें। और एज और एक्सपीरियंस से उनका पर्सपेक्टिव यानी फ्रीडम को देखने का नजरिया जो है बदलता गया। Alright, the next question is question number 5, which says, how did Mandela's hunger for freedom change his life? मंडेला ने कहा था कि मुझे जो है फ्रीडम की भूख, आजादी की जो भूख थी, उससे उनकी जीवन कैसे बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया। सो मंडेला रियलाइज इन हिज यूथ, अपनी जवानी में उन्होंने ये रियलाइज किया that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel। और इसी चीज ने एक डरते हुए इंसान को, जीवन में डर डर के जो चलता था, उसे एक फियरलेस रेबल बना दिया। रेबल बेसिकली क्या होता है? आक्रोशी, जो लड़ सकता है, बिल्कुल, है ना। He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause। ना, आपको कभी भी कोई बड़ा लीडर बनना होता है तो कहीं ना कहीं आपको वो कंफर्ट की, एक सेटल्ड फैमिली है, घर में रह रहे हैं, बस बच्चे पाल रहे हैं, इतना है, उस जिंदगी के कंफर्ट से वो निकल के कहाँ गए? टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज, एक बड़े जो है कॉज के लिए वो लड़ने को निकले, यानी अपने लोगों को आजाद करने के लिए। He joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice। और इसी कारण से जो है उन्होंने अफ्रीकन नेशनल, जो उनकी भूख पैदा हुई, अब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आज़ाद करना है, तो उन्होंने ANC ज्वाइन किया और इससे वो जो है बिल्कुल ही बदल गए। और किसके अगेंस्ट लड़ाई की उन्होंने? रेशियल प्रिजुडिस, यानी पक्षपात, रेस के आधार पे, रंग के आधार पे, पक्षपात पे उन्होंने लड़ाई की। ग्रेट, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन आंसर एंड होते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट आता है आपका थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में बेसिकली ग्रामर के जो पार्ट्स मिक्स्ड होते हैं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम स्टूडेंट्स टेंड टू मिस दिस। ये मिस करके चले जाता है, लेकिन मिस नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ग्रामर के इन पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो नंबर 1, देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट, जैसे फॉर्मेशन या गवर्नमेंट, which are formed from the corresponding verbs form and govern by suffixing ion or ment. There may be a change in the spelling of some verb
नाउन पेयर्स सच एज रेबल का हो गया रेबिलियन, कॉन्स्टिट्यूट का होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आगे, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन द टेक्स्ट। अब मेरी बात सुनो, तो जब भी थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज आता है मुझे बड़ा मजा आता है। क्यों आता है? क्योंकि अब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, तो ऐसा नहीं है जो दिया है वही बात मैं बताऊं, थोड़ा आपको वापस से शुरू से बताती हूँ। तो पहली चीज हो गई नाउन्स, क्योंकि आई वेरी वेल नो कि ग्रामर के टॉपिक्स भूल जाते हैं कभी कभार, तो यही भूल जाता है अरे मैम नाउन क्या था, याद नहीं आ रहा है। तो नाउन इज बेसिकली एवरीवन नोज, संज्ञा को कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम। पलक मैम नाउन है, ब्लैक बोर्ड नाउन है, पेन नाउन है, कोई भी चीज हो लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग इज नाउन, जिसका नाम है। ठीक है, चलो भाई ये क्लियर हुए। अब देखो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, वर्ब। चलो वर्ब को भी याद कर लो। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया। क्रिया यानी कोई भी एक्शन हो रहा है। पलक मैम पढ़ा रही हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, छोटा बच्चा सो रहा है, ऑल दीज आर एक्शंस। कुछ भी एक्शन करना, सोना, खाना, पीना, बैठे रहना, खड़े रहना, ये सब क्या होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं, ये क्रिया होती है। तो अब आपका एक्चुअल में यहाँ पे पार्ट दिया गया है, जैसे कि वर्ब होते हैं ना, वर्ब से नाउन बनाया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्रिया से संज्ञा बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म। फॉर्म यानी मतलब क्या होता है, कुछ बनाना। एक तो वो फॉर्म भी होता है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, और एक होता है फॉर्म। जैसे आई वॉन्ट टू फॉर्म गवर्नमेंट, मुझे गवर्नमेंट बनानी है, फॉर्म करना। तो फॉर्म का मतलब पता है, क्रिया हो गई। अब इसको अगर मैं बोलूं कि भाई तुम इसको बदल दो एक संज्ञा में, एक नाउन में, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने फॉर्म में लगा दिया एक सफिक्स। सफिक्स समझते हो ना, शब्दों के बाद लगने वाले लेटर्स को कहते हैं सफिक्स। तो फॉर्म में मैंने जोड़ दिया ATION, तो ये क्या बन गया वर्ड, ये बन गया फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन हो गया एक नाउन, एक संज्ञा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा द फॉर्मेशन वॉज एक्सलेंट। बोलो मैं नाउन कैसे बन गया, ये सेंटेंस है, द फॉर्मेशन वॉज एक्सलेंट। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन क्या एक्सलेंट थी, व्हाट वाज एक्सलेंट, द फॉर्मेशन। और जब हम व्हाट का आंसर दे पाते हैं तो ये क्या है, एक नाउन हो गया। क्लियर है, द फॉर्मेशन वॉज एक्सलेंट। क्लियर है, बात समझ आई। तो अब यहाँ बस कुछ नहीं कहा है, यहाँ कहा है देखो, आपको कभी भी नाउन से, आपको कभी भी वर्ब से नाउन बनाना हो तो आप या तो ATION लगा सकते हो या ION लगा सकते हो सफिक्स में, है ना, या फिर MENT। ठीक है, जैसे गवर्न में क्या लगा दिया, गवर्न वर्ड है, वर्ब है ये, इसमें MENT लगा दिया, गवर्नमेंट बन गया। मैक्सिमम केसेस में हो जाता है ऐसा, लेकिन ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जिसमें आपको अलग अलग यानी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। अब बोलो मैम ये याद कैसे रखना है, तो ये जब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखोगे इंग्लिश की, बिकॉज व्हेन यू आर वेरी मच रीडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश की किताबें पढ़ रहे हो, कोशिश करो कभी नॉवेल्स भी पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो मैं कहती हूँ अपनी NCERT बुक को ही बार बार पढ़ लो, उसमें इतने वर्ड्स आ जाते हैं कि आप जो है ना, होता है ना इंसान आंख में एक वर्ड देखता है तो आपको पता है नहीं इसकी स्पेलिंग ये होगी ही नहीं, है ना, कि आपको पता है, दिमाग में फिक्स हो जाता है कितनी बार मैंने वो वर्ड पढ़ा है, सो यू कैन जस्ट रिकॉल दी स्पेलिंग। तो जैसे रेबल रेबिलियन हो गया, कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, तो कुछ कुछ में स्पेलिंग्स में बदलाव आते हैं। तो आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ सच पेयर ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स इन दी टेक्स्ट। तो आपको टेक्स्ट में रेबल कॉन्स्टिट्यूट इस हिसाब से आपको जो है लिस्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिस्ट बना के दी है। रेबल हो गया रेबिलियन, कॉन्स्टिट्यूट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म हो गया फॉर्मेशन, गवर्न हो गया गवर्नमेंट, ऑब्लाइज ऑब्लिगेशन। ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है, किसी को मच आभार प्रकट करना, राइट। तो ऑब्लाइज ऑब्लिगेशन, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड आप बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको लिख के दिया है, लेकिन आपको कोई और वर्ड आते हैं, यू आर वेरी फ्री टू पुट दोज वर्ड्स इन दिस। ओके, कूल है। चलिए और बना दिए भाई, डिप्राइव डिप्राइवेशन, डिमॉन्स डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्रेस ऑपरेशन, इमेजिन इमेजिनेशन, यानी काफी सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी दिए हुए थे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम आते हैं, क्योंकि अब हमने नाउन वो वर्ब से नाउन वाला पढ़ लिया ना, अब मेरे साथ ये एक्टिविटी सॉल्व करो। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रीड द पैराग्राफ बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। कुछ नहीं दिया है, सिंपल सा सीन है भाई। देखो एक पैरा दिया है, इसमें आपको डैश लगा है ना, फिल अप करना है।
अब यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ड दिया है जो कि वर्ब है। ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं दीज आर वर्ब, ये क्या है, क्रिया है। आपको सही तरीके से समझना है सेंटेंस को एंड इस वर्ब को नाउन में बदलना है। पीछे जैसे अपन ने बदला ना कंट्रीब्यूट का कंट्रीब्यूशन, फॉर्म का फॉर्मेशन, वैसे ही सेम केस अपन को यहाँ पे करना है। करोगे मेरे साथ? चलो शुरुआत करते हैं। मार्टिन लूथर किंग्स डैश टू आवर हिस्ट्री एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर बिगैन ही व्हेन ही केम टू डैश ऑफ रोजा पार्क्स। तो मार्टिन लूथर किंग्स, वर्ड क्या है, कंट्रीब्यूट, क्या बना दूं, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। Martin Luther King's contribution to our history as an outstanding leader began when he came to dash of Rosa Park। जब वो रोजा पार्क के कहां पे आए, अब बोलो मैम यहाँ पे वर्ड क्या दिया गया है, यहाँ वर्ड दिया है असिस्ट। सो इन दिस केस क्या करेंगे हम, असिस्ट का जब आप यहाँ पे इसको नाउन में बदलोगे तो क्या होगा, असिस्ट लिखा, सिंपल सा कहानी है ना, असिस्ट लिखना, लास्ट में लगा देना ANCE, असिस्टेंस, वर्ड सुना है ना, किसी के असिस्टेंस में आना। So, assistance of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger। तो यानी यहाँ पे क्या हुए, मार्टिन लूथर किंग के, वैसे तो ये चैप्टर भी नहीं है लेकिन पैराग्राफ है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपको समझाऊं। मार्टिन लूथर किंग जो है, सबने नाम सुना होगा, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में कि एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग लीडर थे, जैसे नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ाई की, सिमिलर वाज विद हिम। तो एक कैसे वो जो इस चीज में आ गए, हुआ क्या था कि एक जो लेडी थी वो बस में बैठी थी, तो तब ना वहाँ पे एक बस में जो बैठे थे, मतलब पैसेंजर्स थे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपकी सीट जो है ना वाइट लोगों को नहीं दे पाऊंगी। सो इन दोस डेज अमेरिकन ब्लैक्स वर कन्फाइंड टू पोजीशंस ऑफ सेकंड क्लास सिटीजनशिप बाय रिस्ट्रिक्टिव लॉज एंड कस्टम्स। तो उन दिनों में अमेरिका में भी पता है ना सबको, ब्लैक एंड व्हाइट का ही ये था सिस्टम चलता था। तो व्हाइट जो है खुद को सुपीरियर मानते थे, ब्लैक्स को डोमिनेट करते थे। तो इन दोज डेज अमेरिकन ब्लैक्स वर कन्फाइंड टू, तो उनको मतलब यही पोजीशन थी कि तुम चाहे इवन यू आर अर्निंग वेल बट यू कांट गो टू फर्स्ट क्लास, आप सेकंड क्लास में ही रहोगे, नीचे दबा के रखते थे उनको, ठीक है। आगे और है पैराग्राफ, टू ब्रेक दीज लॉज वुड मीन, और अगर आपने ये नियम तोड़ा, अगर आप फर्स्ट क्लास में गए, टू मीन्स टू सबजुगेट। अब सबजुगेट का क्या होगा नाउन, सबजुगेशन, करना क्या, लास्ट का ई हटा देना, ION लगा देना। अच्छा, सबजुगेशन का मतलब होता है हिंदी में किसी भी चीज का दमन करना, है ना, किसी भी चीज का दमन करना। एंड ह्यूमिलिएट, अब ह्यूमिलिएट का क्या होगा नाउन, ह्यूमिलिएशन, सेम चीज करो, क्या किया हमने, ई हटा के ION, ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का निरादर करना, है ना, जैसे कोई लॉ है उसको निरादर किया। So to break these laws would mean subjugation and humiliation by the police and the legal system। तो यानी अगर किसी ने भी ये रूल तोड़ा तो ऐसा लग रहा है आप निरादर कर रहे हो। और उस इंसान के साथ क्या होता था, बीटिंग्स, बहुत ज्यादा मारा जाता था। इन प्रिजन यानी जेल का कैदी बना दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, MENT लगा देना, है ना, कैद की सजा हो जाती थी। एंड समटाइम्स डेथ अवेटेड दोज हु डिफाइड द सिस्टम, और कभी कभी तो जो इस सिस्टम को नहीं मानते थे, उसके विरोध करते थे, उनको तो मृत्यु भी दे देते थे, मार डालते थे। ओके, तो मार्टिन लूथर किंग्स टैक्टिक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्व्ड नॉन वायलेंट रेजिस्ट, का क्या हो जाएगा, फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, रेजिस्टेंस टू रेशियल इनजस्टिस। तो मार्टिन लूथर किंग की फिलॉसफी कैसी थी कि प्रोटेस्ट करना है, हमें विरोध करना है, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से, है ना, जैसे महात्मा गांधी जी थे, सिमिलरली वो नॉन वायलेंट तरीके से जो है अहिंसा के रास्ते पे चल के इन रेशियल इनजस्टिस के अगेंस्ट वो लड़े। ओके, तो पैराग्राफ भी समझ आ गया एंड इवन वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करना भी। ऑल गुड, वंडरफुल। चलिए अब नेक्स्ट एक्टिविटी आती है ग्रामर की, दैट इज यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स। अब आर्टिकल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होते हैं आर्टिकल्स, ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स मैम हमेशा से पढ़े हैं हमने। अब इन आर्टिकल्स में भी बिकॉज ग्रामर का पार्ट आता है, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मुझे टाइम मिल जाता है कि मैं जो है मेरे स्टूडेंट्स को ग्रामर का जो है सीख दे दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीवन नोज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आर्टिकल्स में दो टाइप के आर्टिकल मेन होते हैं, वन इज डेफिनेट एंड द अदर वन इज इनडेफिनेट। रिकॉल करते जा रहे हैं, जिसको पता है बहुत ही बढ़िया, वेल डन, रिकॉल कर लो, किसी भी चीज को दोबारा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलो, डेफिनेट का मतलब समझ जाते हो ना, डेफिनेट वर्ड यानी बिल्कुल, यानी कोई चीज जो आपको पता है कि ये निश्चित है। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है THE द, एंड इनडेफिनेट जो अनिश्चित है उसके अंदर आते हैं A एंड
एन, ठीक है, क्लियर है। द हम तभी कहते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दिस इज द बुक, ठीक है, ये वो वाली बुक है। और अगर मैंने कहा दिस इज अ बुक, तो मैं किसी भी बुक की बात कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा प्रिया प्लीज गिव मी अ बुक, मुझे कोई भी एक किताब दे दो, है ना। अ बुक यानी अब वो कोई भी, चाहे वो साइंस की उठा के दे दे, मैथ्स की दे दे, कोई भी किताब दे दे, ठीक है। फिर मैंने कहा प्रिया प्लीज गिव मी द बुक, यानी वही बुक, शायद हो सकता है वही बुक जो मैंने उसे दी हो, या वो बुक जिसके बारे में हम दोनों पहले से जानते हो, ठीक है। तो द डेफिनेट में आता है और ए एंड एन आते हैं इंडेफिनेट में। तो यहां पे आपका जो पार्ट दिया है इसमें बेटा किसकी बात है, अपनी डेफिनेट आर्टिकल्स की, व्हिच मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द। पढ़े, चलो भाई। यू नो दैट द डेफिनेट आर्टिकल द इज नॉट नॉर्मली यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। क्या मतलब, आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, नाउन पता है ना, संज्ञा बताया था अभी। संज्ञा में भी प्रॉपर संज्ञा क्या होती है, तो ये दो आपने सुने होंगे। देखो जितना रिक्वायर्ड है उतना मैं रिकॉल कराती जाऊंगी, है ना। आई नो कभी कभार पहले की डिटेल याद नहीं रहती है, मैं बताती हूँ। देखो एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है, मैंने कहा बुक, ठीक है, मैंने कहा गर्ल, ठीक है, मैंने कहा एजुकेशन, एजुकेशनल चैनल, ठीक है। चलो अब कॉमन क्या हुआ, बुक। हजारों तरह की बुक है मैम, कोई भी बुक हो सकती है, मुझे क्या पता आप किस बुक की बात कर रहे हो, तो बुक हो गया कॉमन नाउन। गर्ल, इतनी सारी लड़कियां हैं दुनिया में, कोई भी लड़की हो सकती है। एजुकेशन चैनल, बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे। अब जब मैंने कहा कि जो है मैथ्स बुक, समझ गए मैम, मैम मैथ्स बुक की बात कर रही है, क्लास 9 पूरी बात बता दी। चलो भाई पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है ना, वही मैथ्स वाली बुक। गर्ल, गर्ल मैंने कह दिया अंजलि, मैम पता है आप अंजलि की बात कर रहे हो, अंजलि शर्मा कह दिया मैंने, अंजलि शर्मा की बात हो रही है यहाँ पे। एजुकेशन प्लेटफॉर्म, मैंने कहा मैग्नेट ब्रेन्स, बोलो अरे मैम इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं। तो यानी कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमनली आप रेफर कर रहे हो। प्रॉपर नाउन एक प्रॉपर नाम दिया जाता है किसी चीज को, जैसे आपका प्रॉपर नाम है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जनरली प्रॉपर नाउन के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। मैं कभी भी नहीं कहूंगी द मैग्नेट ब्रेन्स, मैं कभी भी नहीं कहूंगी द पलक रखियानी। कभी अपना नाम ऐसे लिखते हो, हैं ऐसे लिखते हो, द पलक रखियानी, द रवि वर्मा, ऐसा कुछ करते हो नहीं। प्रॉपर नाउन से पहले जनरली, है ना, हम नहीं लगाते हैं। कुछ केसेस में लगता है लेकिन जनरली नहीं। हम 90% वाली चीज की बात करेंगे ना। सो नॉट डू प्रॉपर नाउन्स यूजुअली अकर इन दी प्लूरल, और ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी प्रॉपर नाउन प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन में हो। पलक रखियानी एक है, मैग्नेट ब्रेन्स भी एक ही है, मैथ्स बुक एक ही है, राइट। हम कभी भी नहीं कहते हैं, वी डू नॉट से दी नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेलाज, नहीं, हम ऐसा कभी भी नहीं कहते हैं। नेल्सन मंडेलाज, ये एस अपोस्ट्रोफी नहीं, नॉर्मल एस। या पलक रखियानीज, ऐसा लिखूंगा कभी, पलक रखियानीज नहीं, प्लूरल में नहीं लिखते हैं हम, राइट। सो फ्रॉम द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपको दिया गया है, ध्यान से देखना। दी डेकेड्स ऑफ ऑप्रेशन, ये कहां से है, अरे ये जो चैप्टर पढ़ा है ना उसी की लाइन दी गई है, ध्यान से देखो, बाकी से हटा देती हूँ, इसी को देखो ध्यान से। सी है, दी डेकेड्स ऑफ ऑप्रेशन एंड ब्रूटैलिटी प्रोड्यूस दी ऑलिवर टैम्बूज, दी वॉल्टर सिसलूज ऑफ आवर टाइम। बोलो मैम ये तो पढ़ा था, अरे मैम ये तो नाम है, ये तो प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, उसके आगे द कैसे लगा दिया, क्या उस वक्त सवाल आया था, मैं तभी तो रुकी हुई थी कि जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, आई नो ये बात यहाँ पे निकल के आएगी कि सबके दिमाग में सवाल आ रहा चाहिए। मैम प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली वी डू नॉट पुट द, लेकिन यहाँ तो इन लोगों के नाम है, ये फ्रीडम फाइटर के नाम है, यहाँ क्यों द आया। देखो, यूज इन दिस वे विद दी एंड और इन दी प्लूरल, अ प्रॉपर नाउन कैरीज अ स्पेशल मीनिंग। यानी क्या है, जो राइटर्स होते हैं ना, ध्यान से सुनना, जो राइटर्स होते हैं कभी कभी क्या है ना, किसी बात को एक स्पेशल मीनिंग देना चाहते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको बता रही हूँ 95% ऑफ द टाइम द आप यूज नहीं करते हो प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली, लेकिन वो जो 5%, बिकॉज ये याद रखना है, क्योंकि होता क्या है, मैं जनता को पढ़ाती हूँ, वो 95% भूल के वो 5% याद करते हैं ना, दिस इज मेजर, ये तो आना चाहिए, ठीक है। अब वो 5% की मैं आपको बात बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन से पहले वो यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभार उस बात का एक स्पेशल मीनिंग है। अच्छा, अब ये टेक्स्ट आपने पढ़ा था, याद है ना, नेल्सन मंडेला जी का चैप्टर। अब उसमें बताया था द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यानी इतने सालों से जो है उत्पीड़ना सहते हुए आ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दबाव सह रहे हैं,
उससे क्या प्रोड्यूस हुए, कौन कौन निकल के आए, अरे हीरे निकल के आए हैं, एक स्पेशल मीनिंग है। यानी वो सिर्फ ओलिवर टैम्बूज एक इंसान का नाम नहीं है, दी ओलिवर टैम्बूज, यानी यहां हम बताना चाह रहे हैं वो कितना एक फेमस प्रसिद्ध नाम है उनके। मतलब आज अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है तो मैं उसको कहूंगी यू आर जस्ट लाइक दी ओलिवर टैम्बूज। तो दी यानी उनका नाम जो है इतिहास में रचा जा चुका है। सो ये कभी कभी स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं। सो देयर विल बी टाइम्स, कभी कभार आप किसी ऑथर की राइटिंग में आप ये पाएंगे कि प्रॉपर नाउन के पहले द यूज किया गया है, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं होता है, कुछ केसेस में होता है। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, ग्रेट। नाउ चूज द राइट आंसर। अच्छा हाँ, अब आपसे सवाल है, ठीक है, आप सबसे सवाल है, मुझे कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा कि ऊपर ये जो नाम दिए गए हैं इनका क्या मतलब है, तो आपको दो ऑप्शन देती हूँ मैं, सबके आंसर्स चाहिए मुझे, और ऐसे आगे पीछे करके कोई आंसर देखिएगा नहीं, एवरीवन शुड आंसर दिस सो दैट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्या सोचते हो। ठीक है, चलो, और ये मत घबराना मैम आंसर सही होगा गलत, कुछ नहीं भाई, अपन यहाँ सीखने आए हैं। तो चूज द राइट आंसर। फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टैम्बू वॉल्टर सिसिलू, यानी ऐसा होना चाहिए। या दूसरा मीनिंग many other men like Oliver Tambo, Walter Cicero, many men of their type or kind whose names may not be as well known। तो आपने क्या चुना है भाई? क्या आपको लगा ओलिवर टैम्बो और ये नॉर्मल नाम है, इनकी बात की जा रही है, या फिर वो द लगा के एक बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं कि दी ओलिवर टैम्बूज, यानी इनके जैसे जो है कितने सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी जान दी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी बात करी जा रही है। शायद हो सकता है जिनका नाम आज इतिहास में इतना जाना नहीं जाता हो, है ना, कुछ नाम जो लुप्त हो जाते हैं लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहता है, isn't it? तो अब आपको क्या लगता है, क्या आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया? बी ऑप्शन चूज किया, देन यू हैव द राइट आंसर। बिल्कुल सही सोचा है आपने, क्योंकि अभी पीछे ही मैंने आपको वो बात बताई, द तब लगाते हैं when there is a special meaning with it। Okay, I hope that is crystal clear। Now कुछ और आपको उदाहरण दिए हैं। Here are some more examples of the use with proper names। Try to say what these sentences means। Now you may consult a dictionary if you wish। मैं हूँ डिक्शनरी आपके पास, ठीक है, चलो। Number 1, Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans and the Shah Rukh Khans to his parties। तो अब इसमें मुझे बताओ ये एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आया? इसका मतलब ये है मिस्टर सिंह जो है वो अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी वाले लोग, शाहरुख खान जैसी पर्सनालिटी वाले लोग, इतने सारे लोगों को वो, जैसे मैंने कहा पास वाले, अरे शर्मा जी है ना जो, वो शर्मा जी वो तो इनवाइट करते हैं दी अमिताभ बच्चन, उनकी तो पता है कैटेगरी कैसी है, कौन से लोग आते हैं वहां पे, दी शाहरुख खान, है ना, दी रणबीर कपूर। इस तो अब जरूरी थोड़ी ना कि बहुत सारे रणबीर कपूर आ रहे हैं, नहीं, मतलब उनके जैसे और फेमस एक्टर हो गए, जो आप विकी कौशल ले लो, कैटरीना कैफ आ रहे हैं, आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मिस्टर सिंह रेगुलरली इनवाइट्स फेमस पर्सनैलिटीज एज ऑफ द कैलिबरी ऑफ, कैलिबरी यानी उतने ही पोटेंशियल, उतने ही फेमस अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के जैसे। ठीक है, तो यूजुअली तो एस नहीं लगता है, लेकिन किस केस में एस लगा है आप और हम समझ गए। ठीक है, चलो और एक एग्जांपल है। Many people think that माधुरी दीक्षित is the मधुबाला of our times। सबको पता है माधुरी दीक्षित को क्या माना जाता है कि वो उनके टाइम की, आर टाइम, खैर अपना टाइम तो नहीं, अपन तो बहुत आगे आ चुके हैं, लेकिन पापा मम्मी या दादा दादी के जमाने से आप पूछना उनसे, है ना, तो माधुरी दीक्षित को माना जाता है शी इज दी मधुबाला ऑफ आवर टाइम। अब देखो यार, मधुबाला तो किसी का नाम है, लेकिन अब मैंने यहाँ क्या लगाया है, द लगाया है। तो क्यों लगाया है? दिस मीन्स दैट माधुरी दीक्षित इज कंपेयर्ड टू अ लैंडमार्क, एक पर्टिकुलर चीज से उनकी तुलना की जा रही है इन द फॉर्म ऑफ अ लेजेंडरी एक्ट्रेस मधुबाला। तो यहाँ पे जब भी कोई स्पेशल चीज होती है ना, तब ये द वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन आते हैं, है ना, कि सारे एलिमेंट एक चीज फॉलो कर रहे हैं लेकिन किसी दो को अलग ही जाना है। तो वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में भी देयर आर मेनी केसेस, कि कुछ केसेस में वही रीत चलता है, लेकिन 5% के ऐसे केस होते हैं जो थोड़े अलग चलते हैं, राइट, जो कि हमने समझ लिए। History is not only the story of the Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well। तो इतिहास हमेशा किसकी कहानी नहीं है? The Alexanders, the Napoleons and the Hitlers। यानी अब यहाँ पे दी क्यों लगाया गया है और एस क्यों लगाया है? क्योंकि कहते हैं इतिहास का मतलब ये नहीं है हिटलर। अब यहाँ पे सिर्फ इन तीनों की बात नहीं है, यानी इनके जैसे और भी जिनकी नेताओं की हम बात करते थे, तो इतिहास सिर्फ उनके बारे में नहीं है। यहाँ द क्या बताता है कि हम सिर्फ इन 3 नामों को नहीं कह रहे, लेकिन हम ऐसे इन्हीं के जैसे मिलते जुलते और नामों की बात कर रहे हैं, कि हिस्ट्री या इतिहास सिर्फ इनसे भरा हुआ नहीं है, लेकिन आम जनता के ऊपर भी वो है।
So this means that our history is not the only story of great fighters and leaders such as Alexander, Napoleon and Hitler, but also of ordinary people. चलिए आगे आते हैं. Third one is my most favorite topic, idiomatic expressions. Idiom क्या होता है? अब सबसे पहले तो ये समझना है सबको. Idiom, हाँ जी वही idiom जो बहुत मजा आता है बोलने में, हिंदी में जिन्हें कहते हैं मुहावरे, है ना. मुहावरे कहते हैं ना 9 2 11. अभी पलक मैम ने होमवर्क दिया और आधे बच्चे हो गए 9 2 11. यानी कितने सारे जो है ना, कितने सारे मुहावरे हम हिंदी में आए दिन यूज करते रहते हैं, है ना. चोर की दाढ़ी में तिनका, क्या 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 क्या, बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत मजा आता है बोलने में. तो मुहावरे का यूज क्या होता है कि आप अपनी लैंग्वेज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट. अब मैंने कहा चोर भाग गया, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगेगा? चोर तो 9 2 11 हो गया यहाँ से, इज़न्ट इट. तो वैसे ही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यानी इडियम की हम बात करेंगे. सिंपल सा काम है, आपको क्या किया है ना, 2 कॉलम दिए हैं, है ना. बुक में देखना, ए कॉलम है और बी कॉलम है. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, मैच द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस इन कॉलम ए विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग इन कॉलम बी. बताती हूँ, सिंपल सी बात है. आपको पहला कॉलम दिया है, यहाँ पे एक फ्रेज, यहाँ पे एक इडियम है, सॉरी नॉट फ्रेज, इडियम है, ठीक है. अब इसके सामने आपको बी में 3 लाइन दिख रही है, 3. तो ये 3 मीनिंग है. आपको बताना है इस फ्रेज, इस पर्टिकुलर इडियम का सबसे परफेक्ट मीनिंग क्या है. क्लियर है? मार्क कर सकते हैं अपन. चलिए भाई, तो पढ़ते हैं नंबर 1. चलो पहले सॉल्व करते हैं साथ में, फिर आंसर दिखाऊंगी, है ना. पहले सॉल्व करते हैं, मजा नहीं आएगा नहीं तो. ठीक है. I was not unmindful of the fact. यहाँ पे क्या कहा है? नेल्सन मंडेला ने ही कहा था. I was not unmindful of the fact. नंबर 1, जिसको आंसर आता है फटाफट से बताते जाओ. नंबर 1, had not forgotten या was aware of the fact. नंबर 2, was not careful about the fact. 3, forgot or was not aware of the fact. यानी बोलते हैं I was not unmindful of the fact. तो वहां कहते हैं unmindful यानी क्या हुआ कि वो भूले नहीं थे, उन्हें पता था, उन्हें ध्यान था, वो अवेयर थे कि हाँ भाई ये चीज है. तो सबसे परफेक्ट मीनिंग क्या है? हैड नॉट फॉरगॉटन या वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट, कि उन्हें भली भांति जानकारी थी. बिल्कुल सही है. सेकंड होगा वाज नॉट केयरफुल अबाउट, नहीं नहीं, उन्हें पता था फैक्ट. फॉरगॉट और वाज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, नहीं, उन्होंने कहा आई वाज नॉट अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल से पहले नॉट आया है, तो यानी उन्हें अच्छे से याद थी वो चीज. क्लियर है? तो क्या आंसर हो गया? फर्स्ट वाला. नंबर 2, when my comrades and I were pushed to our limits. So comrades क्या होते हैं? उनके जो साथी थे, है ना, उनके जो साथी थे. तो बोलते हैं when my comrades and I were pushed to our limits. अब यहाँ पे pushed to our limits का मतलब क्या हुआ? नंबर 1, pushed by the guards to the wall, यानी यहाँ गार्ड खड़े हैं और उनको वॉल की तरफ धक्का दे दिया. ठीक है. नंबर 2, took more than our share of beatings. यानी हमारी बीटिंग्स का जो शेयर था, बहुत फनी सा यार, ये क्या है, मतलब बोलता है कि हमको जितनी मार पड़नी थी ना उसका शेयर उन्होंने ले लिया, जो है ना, जितनी मार पड़नी थी वो डिवाइड हो गई, इधर उधर बांट दी. देन फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर, यानी पुश्ड टू आवर लिमिट्स, यानी उन्होंने ये सोचा कि अब बोलता है ना पानी सर से अरे जैसे हिंदी में कहते हैं ना पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं पुश टू आवर लिमिट्स. मतलब क्या हुआ कि भाई इससे ज्यादा हम नहीं सह सकते भाई, अब टाइम आ गया है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? नंबर 3. क्लियर है? नंबर 1 तो नहीं होगा, गार्ड से कोई ना पुश कर रहा है बॉल से, और मारने धारने की तो कोई बात ही नहीं थी यहाँ पे. इस मुहावरे का मतलब क्या है? आई फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर. नंबर 3 क्या है? टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, यानी यहाँ मंडेला करते हैं वो लोग जो है ना, जो गार्ड से वहां पे जो इंसानियत दिखाते हैं थोड़ी, तो वो मुझे रीअश्योर करते हैं एंड कीप मी गोइंग. तो अब यहाँ कीप मी गोइंग इस इडियम का मतलब क्या है? नंबर 1, मेक मी गो ऑन वॉकिंग, यानी मुझे एक बढ़िया सी सैर पे लेके गए हैं. नंबर 2, हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी इस इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि मैं आगे बढ़ता रहूं. या नंबर 3, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग, यानी मैं वैसा का वैसा पड़ा रहूं बिना किसी कंप्लेन के, है ना, वैसी जैसी चल रही जिंदगी चलने दूं. तो यहाँ पे कीप मी गोइंग का मतलब ये तो नहीं है कि सैर पे ले जाए, लेकिन कीप मी गोइंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? या कीप गोइंग कि आप जो है अपने जीवन में जो भी कर रहे हो आगे बढ़ते रहें. आगे बढ़ने के मतलब नहीं, वॉक करो, यानी वट एवर यू आर परस्यूइंग इन लाइफ आप उस चीज में आगे जाते रहें. सो करेक्ट क्या होगा? हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. ये तो था ही नहीं. ओके. नंबर 4, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप,
यहाँ पे अर्निंग माई कीप का क्या मतलब है? सो इज इट अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन? अर्निंग माई कीप यानी मैं जितना मतलब एक इनफ मनी, एक जो है सफिशिएंट पैसा मैं कमा सकूं। नंबर 2, कीपिंग व्हाट आई अर्न, जो मैंने कमाया है वो मैं रख सकूं। या 3, गेटिंग अ गुड सैलरी, एक अच्छी सैलरी मिले। तो यहाँ पे अर्निंग माई कीप का मतलब है कि बेसिक फ्रीडम क्या होती है इंसान के लिए, आज़ादी, कि वो जो चाहे वो ढंग से कर सकता है और एटलीस्ट अपने फैमिली को पाल सकता है, एक अच्छा सफिशिएंट अमाउंट जो है वो कमा सकता है, राइट। अर्निंग माई कीप, जो मेरे हिस्से की कमाई है ना, कि मैं अगर इतना क्वालिफाइड हूं तो मैं इतनी सफिशिएंट सैलरी मेरी हो, मैं ढंग से कमा पाऊं। तो यहाँ पे अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन, ये परफेक्ट आंसर है कि जिंदगी जीने के लिए इनफ मनी करें। कीपिंग व्हाट आई अर्न मतलब नहीं है गेटिंग अ गुड सैलरी। देखो ये दो ऑप्शन थोड़े से क्लोज इनफ है, लेकिन बिल्कुल बोलते हैं ना, कोई आंसर बोलते हैं मोस्ट करेक्ट, एकदम परफेक्ट वाला ये है। गुड सैलरी भी ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया मतलब ये है ना कि चाहिए क्यों पैसा, जीने के लिए, है ना, जीने के लिए तो चाहिए। तो अर्निंग माई कीप यानी अर्निंग इनफ मनी टू लिव ऑन। क्लियर है आंसर? तो स्लाइड पे सारे आंसर्स दिए हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, मार्क कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बड़े पसंद आए होंगे, सबको सीखने को मिला होगा। So this was पलक रखियानी, your English educator from Magnet Brains हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पे आपको मिलती है सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप देख सकते हैं सभी बोर्ड्स की जो है पढ़ाइयाँ होती हैं हमारे यहाँ, जितने भी कोर्सेज हैं यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ देम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारी क्लासेस डेली जो है आप अटेंड करें। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, जिसमें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQ जो है ना डिस्कस करेंगे, एंड वो होगा एक बहुत ही बढ़िया क्विज के फॉर्म में। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।